My dear student, welcome to Trishul Defense Academy. Myself Ratan Chandra. Today we are going to start ninth lecture of alcohol phenol ether. So let's begin. आज हम लोग जिस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे वो कोल्बी रिएक्शन है. वन ऑफ द नेम रिएक्शन, ये इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या कन्वर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है. कोल्बी रिएक्शन में देखें, ये फिनॉल की रिएक्शन है. एक्चुअली फिनॉल की रिएक्शन NaOH कार्बन डाइऑक्साइड के बाद SD5 किया जाता है इसको, और लास्टली जो आपको प्रोडक्ट मिलता है ये सैलिसिलिक एसिड मिलता है. सैलिसिलिक एसिड को हम लोग आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं. तो इसके नेम को भी हम लोग जानेंगे. देखें, पहले रिएक्शन देख लें, फिर इसके मैकेनिज्म को भी देखें. फिनॉल की रिएक्शन जब हम लोग NaOH से कराएंगे, बेस से कराएंगे, तो आप जानते हैं बेस एक यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा OH-. ये न्यूक्लियोफाइल जो यहाँ के एसिडिक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देगा. ये H+ बना देगा. ये जैसे ये इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ. आप जानते हैं ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा. H+ यहाँ निकलेगा, H+ ये प्रोवाइड करेगा, H+ ये प्रोवाइड करेगा. ये H+ वाटर बनाकर यहाँ पर देखो रिमूव हो जाएगा. ये वाटर रिमूव हो गया और यहाँ से H2O रिमूव हुआ और Na ये यहाँ पर जाकर लग जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा. सोडियम फिनॉक्साइड इस प्रकार का कंपाउंड का फॉर्मेशन ये. अब फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराई जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ एज ए इलेक्ट्रोफाइल्स वर्क करता है. कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल मीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की उसकी टेंडेंसी होती है. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड देखें आप स्ट्रक्चर इसका कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी आप जानते हैं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर sp है. sp में 50% s कैरेक्टर है एंड 50% p कैरेक्टर है. तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता उतना ज्यादा sp5 होता, वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है. और एसिडिक नेचर होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी है. और ये कैसे, मतलब यहाँ पर ये अटैक कैसे करेगा, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल और इसके थ्रू बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. कैसे होगी इस चीज को देखें. पहले तो सोडियम फिनॉक्साइड के बारे में समझें. सोडियम फिनॉक्साइड जब ये फिनॉक्साइड में कन्वर्ट होगा, इस प्रकार से आप देखें यहाँ पर इस पर होगा नेगेटिव चार्ज
ये जो है इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा पाई इलेक्ट्रॉन को, और बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग पर रोटेट करेगा। पिछले वीडियोस में मैंने डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया है, पाई इलेक्ट्रॉन कैसे डिलोकलाइज होता है, उसको आप उन वीडियो में देख सकते हैं, या आप ऐसे थोड़ा सा यहाँ पर जरूर कुछ पॉइंट देख लें। जैसे ये जब शिफ्ट करेगा यहाँ पर, तो इसका एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से बन जाएगा। आर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पर ये कार्बन, चूंकि जैसे ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा वैसे ये कार्बन पॉजिटिवली हो जाएगा। ये कार्बन देखें, ये पॉजिटिवली हो जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा इस कार्बन पर। तो अगर ये पॉजिटिवली हुआ तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पुलिंग हो जाएगा, जिसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा इस प्रकार से। और फिर नेक्स्ट अगर इसका डिलोकलाइजेशन हम कंटिन्यू दिखाएं तो आप देखेंगे फिर ये आर्थो पोजीशन पर आ जाएगा, और फिर इस प्रकार से यहाँ पर पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, तो इस प्रकार से ये डिलोकलाइज करेगा। और आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर इंक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज कर गई तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक, जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी वहां पर जो है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। इसमें बेसिकली आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है। आर्थो पोजीशन पर जो है कार्बन अटैक करता है, या कह लो कि रीअरेंजमेंट होकर आर्थो पोजीशन पर आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका ये बन जाएगा। आप यहाँ इसकी रिएक्शन, अगली रिएक्शन देखें, ये रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है इस चीज को देखें। जब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अधिक होगी तो कार्बन इस पर अटैक करेगा। देखो कार्बन अटैक करेगा। आप ऐसे कर सकते हो, देखो कि यहाँ से सोडियम यहाँ से रिप्लेस होगा, रीअरेंज होगा, कह लो। जैसे यहाँ पर अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज, वैसे पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, इस प्रकार से होगा। यहाँ पर कुछ आप ऐसे यहाँ पर देखें फिनॉक्साइड की रिएक्शन कैसे होता है। यहाँ पर जैसे आएगा वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर हो जाएगा। आप देखें ये नेगेटिव चार्ज, ये आप नेगेटिव चार्ज ऐसे दिखा दें। ये डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर दिखाया, और यहाँ पर देखें ये बन जाएगा, और साथ में यहाँ सोडियम इसके साथ आ जाएगा। इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर ये रीअरेंजमेंट करेगा। रीअरेंजमेंट कैसे, देखो यहाँ पर अभी तक एरोमेटिसिटी मेंटेन थी, अभी तक एरोमेटिसिटी मेंटेन है। जैसे ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल जो है, इलेक्ट्रोफाइल का ये बिहेव कर रहा है, जैसे ये अटैक करेगा इस पर, वैसे इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। अब एरोमेटिसिटी इसकी डिस्टर्ब हो गई, ये नॉन एरोमेटिक हो गई।
ये एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई। देयरफॉर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल हो गया। अब ये तुरंत रिएक्ट करेगा। ये कैसे रिएक्शन करेगी इस चीज को देखें। यहां से यहां पर आप जानते हैं ऑलरेडी यहां हाइड्रोजन एटम है। ये हाइड्रोजन एटम देखो यहां से ये पाई बॉन्ड लूज कर देगा, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, जिसके कारण यहां से पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये H+ निकल कर इससे ऐड हो जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाकर फिर से एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। एरोमेटिसिटी क्यों गेन करेगा? आप जानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल होता है। एरोमेटिक कंपाउंड अगर है, नॉन एरोमेटिक या अदर कंपाउंड्स है, तो उसमें एरोमेटिक जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखें इस प्रकार से OH बन जाएगा। ये हाइड्रोजन यहाँ जैसे पाई बॉन्ड ये शिफ्ट होगा, यहाँ पर H+ निकल जाएगा, H+ O के साथ जुड़ जाएगा और ये फिर से देखो ये एरोमेटिसिटी कंपाउंड की मेंटेन हो गई। ये कंपाउंड इस प्रकार से बन गया। सोडियम बेंजोएट बन गया, 2 हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट बन गया, 2 हाइड्रोक्सी, आर्थो हाइड्रोक्सी भी लिख सकते हो आप, 2 हाइड्रोक्सी सोडियम बेंजोएट। और इसके बाद ये एसिडिफाई किया जाता है, एसिडिफाई होती है यहाँ पर रिएक्शन का, एसिडिफाई करते हैं H+ HCl की प्रेजेंस में। HCl दिखा सकता है ऐसे एसिडिफाई लिखा हो, HCl लिखा हो या H+ लिखा हो, ये ध्यान देना कि ये एसिडिफाई का साइन है। और ये रिएक्शन किस टेम्परेचर पर होती है आपको बता दें कि ये रिएक्शन जो है, जैसे जब आपको दिया जाएगा NaOH और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर जरूर ये दिया जाएगा, टेम्परेचर मेंशन रहेगा, अप्रॉक्स 120 to 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और 6 to 7 या सम टाइम 4 to 7 दिया जाता है, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन होगी। और ये एक रीअरेंजमेंट है, ये देखो रीअरेंजमेंट यहाँ से चला गया और Na यहाँ से यहाँ आ गया। अब जब HCl से रिएक्शन होगी तो देखो इसका Cl इसके Na के साथ निकल जाएगा और जो H होगा ये H इसके साथ जुड़ जाएगा और ये कंपाउंड फाइनल कंपाउंड बनाएगा सैलिसिलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, आर्थो बेंजोइक एसिड भी आप कहते हैं, आर्थो बेंजोइक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका एक बहुत पॉपुलर नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के अलावा सैलिसिलिक एसिड। तो ये आप इस कंपाउंड का फाइनल प्रोडक्ट के रूप में ये कंपाउंड बना और ये कोल्बी रिएक्शन है। तो कोल्बी रिएक्शन का मैंने मैकेनिज्म भी बता दिया। मैकेनिज्म आपके यहाँ एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये मैकेनिज्म यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। तो स्टेटमेंट आप सेल्फ से बना लेंगे या बुक से देख लेंगे कि व्हेन phenol treated with NaOH या sodium hydroxide and carbon dioxide at 120 to 125 degree Celsius and 4 to 7 atmospheric pressure, then form orthobenzoic acid। ये आप सेल्फ से
फ्रेम कर लेंगे। तो नेक्स्ट रिएक्शन पर हम लोग स्विच करते हैं। Oxidation of phenol. Oxidation of फिनॉल का ऑक्सीडेशन देखें, जब फिनॉल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बेंजोक्विनोन बनता है। बेंजोक्विनोन कंपाउंड कुछ इस प्रकार से आप देखें, इस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, बेंजोक्विनोन है ये, कीटोनिक ग्रुप लग जाता है बेंजीन रिंग पर, तो बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीडेशन अगर हम लोग कराते हैं फिनॉल का तो ये कंपाउंड बनेगा बेंजो देखो कैसे बनता है। ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होगा, इस चीज को समझे। ऑक्सीडेशन फिनॉल का सोडियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में होता है। व्हेन सोडियम डाइक्रोमेट, व्हेन फिनॉल ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम, आप H2SO4 ले लें। जब इसकी प्रेजेंस में फिनॉल का ऑक्सीडेशन होता है तो बेंजोक्विनोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको कि व्हेन फिनॉल ऑक्सीडाइज इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम देन फॉर्म बेंजोक्विनोन। आप इसको सेकेंड रिएक्शन के रूप में लिख लेना। नेक्स्ट हम लोग जो स्टडी करेंगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अब कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट एल्कोहल की बात, मतलब इंडस्ट्री में एल्कोहल का क्या यूज है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में। तो मीथेनॉल की पहले बात करते हैं, देन इथेनॉल। मीथेनॉल 1 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल है और इथेनॉल 2 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल है। मीथेनॉल मिथेनॉल देखें, इसका फार्मूला पहले देखें, CH3 1 कार्बन कंटेनिंग एल्कोहल। हम लोग इसको अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, HCH2OH, इस प्रकार से। इसी बेस पर मिथेनॉल आल्सो नोन एज कार्बिनॉल, ये नेम भी जरूर आप याद रखें, कार्बिनॉल। बेसिकली CH2OH अगर है ये कार्बिनॉल कहलाता है। इसको वुड स्प्लिट भी कहते हैं, वुड स्प्लिट। वुड नेप्था ये अदर नेम है इसका, वुड नेप्था के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस बेस पे ये नेम दिया गया है इसका कि जब लकड़ी का डिस्ट्रक्शन करते हैं तो उससे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड से ये ऑब्टेन किया जाता है। इस बेस पर ये वुड स्प्लिट, वुड नेप्था, ये नेम है इसके। और कार्बिनॉल भी कहते हैं। मीथेनॉल ये एक पॉइजनस होता है, पॉइजनस जहरीली शराब आपने सुना होगा, तो ये पॉइजनस है, वेरी पॉइजनस।
बहुत ही टॉक्सिक है ये। इसके फ्यू अमाउंट अगर बॉडी में जाता है, फ्यू अमाउंट से ब्लाइंडनेस काज करता है, अंधापन आ जाता है, और लार्ज अमाउंट है तो डेथ काज कर देता है। इसमें आप देखें इसका कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। जो इस समय प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा बनाया जाता है, बहुत अमाउंट में बनाया जाता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनेशन से बनाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड डाइक्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और ये 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये रिएक्शन कराई जाती है, और इस पे टेम्परेचर 573 केल्विन टू 673 केल्विन, ये टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कराई जाती है, ये हाइड्रोजनेशन कराया जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कन्वर्ट इनटू मीथेनॉल, ये 2 मोल ले लेना जिससे कि रिएक्शन बैलेंस हो जाए, ये मीथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से मीथेनॉल प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा इसी रिएक्शन के थ्रू, इसी प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। हाइड्रोजनेशन होता है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहलाता है। मीथेनॉल prepared by catalytic hydrogenation. ये एज ए सॉल्वेंट यूज होता है इंडस्ट्री में। इन इंडस्ट्रियल यूज की बात करें, तो ये एज ए सॉल्वेंट यूज होता है। जैसे पेंट की फैक्ट्री में, पेंट की कंपनी में, पेंट की इंडस्ट्री में सॉल्वेंट का जैसा यूज करेंगे। वार्निश होता है, वार्निश में भी यूज करते हैं ये एज ए सॉल्वेंट। तो वैसे इंडस्ट्री में इसका सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे इथेनॉल के बारे में। इथेनॉल, ये देखो इसका फार्मूला C2H5OH, और आप अगर लिखना चाहें तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं CH3CH2OH। अब इसको देखो ग्रेन अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं, इसको ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं इसको। और साथ में ये CH2OH को अभी बताया था कार्बिनॉल कहते हैं। मीथेनॉल को ओनली कार्बिनॉल कहते हैं। इसको एक कॉमन नेम का तरीका है, अल्कोहल सीरीज का नेम लेने का ये एक तरीका है कि कार्बिनॉल के रूप में, जैसे इसको भी कार्बिनॉल कहेंगे, लेकिन इसके सामने देखो इतने को तो कार्बिनॉल कह दिया, ये मेथाइल बच गया, तो इसको आप कहेंगे मेथाइल कार्बिनॉल। अगर मेथाइल कार्बिनॉल कह दिया जाए इट मीन ये 2 कार्बन कंटेनिंग इथेनॉल को कहेंगे। अगर इथाइल कार्बिनॉल कह दिया इट मीन्स प्रोपेनॉल है। तो इस प्रकार से ये नेम लेने का तरीका है। और जैसा बताया अभी कि ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं इसको, इथेनॉल कहते हैं। इस प्रकार से इसके नेम को याद रखें। ये ड्रिंकिंग के लिए फिट जो वाइन में यूज आता है, जो लिया जाता है, ये ड्रिंकिंग के लिए फिट है। ये पॉइजनस नहीं है। ये वाइन, ये शराब जो है पॉइजनस नहीं होता। इथेनॉल पॉइजनस नहीं होता, मीथेनॉल पॉइजनस। नेक्स्ट देखें इसको कैसे बनाते हैं, इस चीज को समझे। ये शुगर केन से, पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट की बात करें तो शुगर से बनाया जाता था, ये मोलासेस से बनाया जाता था।
इसका फर्मेंटेशन के थ्रू बनाया जाता है। तो कैसे ये फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है इसके बारे में समझे। जैसे ग्रेप से भी बनाया जाता है, फ्रूट से भी बनाया जाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट से बनाया जाता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फ्रूट ग्रेप वाइन भी आपने सुना होगा। तो उस प्रकार से जो ये इथेनॉल है ग्रेप से कैसे बनता है इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ग्रेप में देखो जब राइपेनिंग होने लगती है, ग्रेप की राइपेनिंग, तो ग्लूकोज का उसमें ग्लूकोज बनने लगता है। ग्रेप में ग्लूकोज पाया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ फ्रूट्स की राइपेनिंग के बाद उसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। फ्रुक्टोज के कारण स्वीटनेस होती है मेजॉरिटी ऑफ फ्रूट की। लेकिन सम फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो ग्लूकोज के फॉर्मेशन के कारण उसकी स्वीटनेस होती है, मिठास होती है। उसमें से वन ऑफ द फ्रूट है ग्रेप, जिसकी मिठास जो है ग्लूकोज के कारण होती है। तो ग्लूकोज जैसे बनना शुरू होता है ग्रेप में, जैसे राइपेनिंग शुरू होती है, उसके सरफेस पर ईस्ट ग्रो करने लगता है। जब अनराइपेन होगा तो ईस्ट का ग्रो नहीं होगा। जैसे जैसे राइपेनिंग शुरू होगी ग्रेप की, वैसे वैसे उसके सरफेस पे ईस्ट बनने लगेगा। और जैसे ही मतलब उसको क्रश करेंगे, ईस्ट बनने के बाद जैसे वो राइपेनिंग हो जाएगी उसके बाद जब क्रश करेंगे तो ईस्ट और ग्लूकोज जैसे मिलेगा फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाएगा। फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा तो ये जो है इथेनॉल का फॉर्मेशन वहां शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें आप C6H12, पहले तो एक शुगर केन से देख लो पहले कैसे बनता था। ये C12H22O11, ये इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ये एक इन्वर्टेज एंजाइम है जो कि सुक्रोज को, शुगर केन है ये, शुगर केन का भी फार्मूला है, सुक्रोज का फार्मूला है, बेसिकली ये चीनी का फार्मूला है। और ये वाटर से रिएक्ट करके इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बना लेता है। दोनों का फार्मूला सेम होगा, ये ध्यान रखना। बस ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में आप डिफरेंस ऑलरेडी जानते हैं कि ग्लूकोज जो है एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड CHO प्रेजेंस होता है इसमें, एल्डिहाइडिक ग्रुप CHO प्रेजेंट होगा। और फ्रुक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है, CO कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंस होता है, CO ग्रुप पाया जाता है। आप जब स्ट्रक्चर इसका ड्रा करेंगे, देखो इसमें CO रहता है और इसकी जब स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो सबसे फर्स्ट नंबर के कार्बन पर CHO से शुरुआत करते हैं। CHO, CHOS, CHOH 5 टाइम्स 4 टाइम्स, देन CH2OH लास्ट में। तो 6 कार्बन कंटेनिंग है। और इसकी शुरुआत करोगे CH2OH, CO, फिर जाके बॉन्ड CHOS, CHOH, लास्टली फिर CH2OH। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यहाँ कीटोनिक है, यहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो इन्वर्टेज की प्रेजेंस में ये होता है। ऐसे ही आपको बता दें C6H12 ग्लूकोज की बात कर रहे हैं, जो ग्रेप में बताया कि ग्रेप में कैसे कन्वर्ट होता है। जाइमेज की प्रेजेंस में फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन के बाद ये इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये फर्मेंटेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में। और इथेनॉल की बात करें, इसका अगर इंडस्ट्रियल यूज की बात करें तो ये भी एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है डिफरेंट फैक्ट्रीज में, मेडिसिनल फैक्ट्री में और पेंट की फैक्ट्री में, वार्निश की फैक्ट्री में, ऐसा इसका भी यूज है। लेकिन फैक्ट्री में समटाइम इसको हमेशा डीनेचुरेशन कर दिया जाता है इसका, क्योंकि आप जानते हो कि C2H5
इथेनॉल ये पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए फिट है। अभी थोड़े देर पहले हमने डिस्कस किया, ये ड्रिंकिंग के लिए फिट है। तो सम टाइम ऐसे वेरियस कंपनी में जब ये सप्लाई होती है तो पता चला कि अगर 1000 टन जा रहा है, 1000 लीटर जा रहा है किसी कंपनी को, तो वहाँ पर केवल 800 लीटर पहुँचा। 200 लीटर इधर उधर जो मजदूर वर्ग है, लेबर वर्ग है उसका, या अदर पर्सन है, वो सब पी जाते हैं। तो इसलिए इसमें ड्रिंकिंग के लिए अनफिट करने के लिए इसमें सम सब्सटेंस को मिलाया जाता है, जैसे कॉपर सल्फेट को मिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट मिलाने के बाद ये कलर्ड हो जाता है इथेनॉल, और पिरिडीन मिलाया जाता है। फाउल स्मेल आती है, इसको मिलाने के बाद पिरिडीन मिला देते हैं तो फाउल स्मेल आने लगती है, टॉक्सिकेशन आ जाता है इसमें। तो इसलिए मतलब पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए अनफिट हो जाए, इसके लिए कॉपर सल्फेट और पिरिडीन मिलाते हैं, ये भी आप याद रखना। कॉपर सल्फेट मिलाने पे कलर्ड हो जाता है और पिरिडीन मिलाने पर जो है ये फाउल स्मेल आने लगती है इसमें। तो ऐसे एल्कोहल को डीनेचुरेशन, और ऐसा एल्कोहल अगर इस प्रकार का एल्कोहल कन्वर्ट हो गया तो हम लोग डीनेचुरेशन ऑफ एल्कोहल कहते हैं। तो डीनेचुरेशन भी पूछ सकता है कि डीनेचुरेशन किसे कहते हैं, तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखें हम लोग जिस पॉइंट पे स्विच करेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ईथर की प्रिपरेशन की बात हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर उसको एक बार रिपीट करता हूँ। देखें, एल्कोहल से ईथर बनने के प्रोसेस की बात करें तो एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन मैंने बेसिकली डिस्कस किया था कि एक तो 413 केल्विन की बात किया था, एक 443 केल्विन की बात किया था। 140 करना डिग्री सेल्सियस और इसको 170 करना। तो आप ये पाओगे कि इसके प्रेजेंस में इस H2SO4 अगर है तो ये कन्वर्ट हो जाता है H2SO4 C2H5O C2H5 और यहाँ कन्वर्ट हो जाता है अल्कीन में। तो इस प्रकार से इसका कन्वर्जन है। इसका मैकेनिज्म भी मैंने बताया है, इसका कैसे होता है ये प्रोसेस प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था। तो आप प्रिपरेशन ऑफ ईथर की बात करें तो इसको मैं डिस्कस करूँगा। अदर मेथड जो हैं जैसे विलियमसन सिंथेसिस है, इस मेथड का डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में देखें, इसमें एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्काक्साइड से कराते हैं, सोडियम एल्काक्साइड से कराते हैं और ये बना लेता है, देखो NaCl निकल जाएगा और ये SN2 रिएक्शन के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है ईथर में। यहाँ पर एक R को डिफरेंट ले लो, जैसे R डैश कर लें जिससे क्लियर रहे कौन सा है, इसमें एल्काइल ग्रुप कौन सा है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है, ये ईथर का फॉर्मेशन होता है इसमें। देखो, प्राइमरी हैलाइड होगा तो SN2 रिएक्शन होगी, अगर सेकेंडरी है तो SN1 SN2 दोनों हो सकता है, लेकिन टर्सरी होगा तो SN1 रिएक्शन के थ्रू कंप्लीट होगी रिएक्शन
और प्राइमरी हैलाइड है तो SN2 रिएक्शन के थ्रू ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइमरी हैलाइड तो इस प्रकार से ईथर का फॉर्मेशन कर लेता है प्राइमरी हैलाइड, लेकिन ये सेकेंडरी और टर्सरी हो इफ इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी हैलाइड, अगर इसमें सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड की बात करेंगे, जैसे आप देखें इस प्रकार से आप यहाँ पे CH3 मैंने पर्टिकुलर लिया है, आप R के रिस्पेक्ट में इसको ले सकते हैं। टर्सरी हैलाइड है, सॉरी सेकेंडरी हैलाइड ऐसे आप बनाएंगे, 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच कर देंगे तो ये सेकेंडरी हैलाइड हो जाएगा, और 3 कार्बन से डायरेक्ट अटैच रहेगा तो ये देखो ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन पर ब्रोमीन लगा है, हाइड्रोजन लगा है तो ये सेकेंडरी हैलाइड है, और ये टर्सरी कार्बन पर हाइड्रोजन लगा है इसलिए ये टर्सरी हैलाइड है। तो इस प्रकार से अगर इसकी रिएक्शन CH3ONa से करें तो देखो ये ईथर में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन यहीं पर अगर इसको हम एल्काक्साइड लें और इसको जो है इसको एक रिएक्शन इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, आप सेकेंडरी जानते रहिए कि ये जो रिएक्शन बताने जा रहे हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के रिस्पेक्ट में मैं बता रहा हूँ, इसको कंपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखें इस रिएक्शन को, यहाँ पर सोडियम एल्काक्साइड लिया है, टर्सरी सोडियम एल्काक्साइड लिया, और यहाँ पर टर्सरी हैलाइड लिया है। इसकी रिएक्शन यहाँ पर देखो प्राइमरी हैलाइड से करा रहे हैं, जैसे CH3Br से। अब इन दोनों रिएक्शन का प्रोडक्ट ध्यान देना, जब मैं टर्सरी हैलाइड ले रहा हूं और प्राइमरी मतलब सोडियम एल्काक्साइड मेथॉक्साइड ले रहा हूं तो यहां पर करेस्पॉन्डिंग अल्कीन मिल जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन मिल गया। जितने कार्बन का कंपाउंड है उतने कार्बन का अल्कीन मिल गया, लेकिन यहां पर देखो ईथर मिलेगा, यहां पर आपको टर्सरी ईथर के रूप में मिलेगा, यहां ये ईथर मिल गया। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ईथर का प्रोडक्ट मिलता है। तो ये हमें ध्यान देना है कि अगर हैलाइड है तो अल्कीन मिलता है। यहाँ पर देखो कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टर्सरी के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, एलिमिनेशन। तो ये हमें ध्यान देना, टर्सरी हैलाइड होने पर एलिमिनेशन रिएक्शन कंपीट करती है ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये बात यहां पर ध्यान रखना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू।